हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इम्यूनिटी एंड इम्यून सिस्टम। हमने ऑब्जर्व किया जो व्हाइट बोर्ड क्लास है उसमें हमने देखा इम्यूनिटी, ये हमारी बॉडी की एबिलिटी है। इम्यूनिटी इज द एबिलिटी ऑफ अवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट पैथोजन। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं जो इम्यूनिटी है ये किसी ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी है ताकि वो पैथोजन से फाइट कर सके। और इम्यून सिस्टम क्या है? जैसे आपकी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ऐसे ही आपकी बॉडी में एक सिस्टम है, दिस सिस्टम इज नोन एज इम्यून सिस्टम। और ये जो इम्यून सिस्टम है ये दो तरह के ऑर्गन्स का बना हुआ है, प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन एंड सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन जैसे आपका बोन मैरो हो गया, आपका थाइमस हो गया। जो बोन मैरो है उसमें हमने देखा हमारे बी एंड टी सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो उसके बाद हमने नोटिस किया जो ये बी एंड टी सेल्स प्रोड्यूस हुए बोन मैरो में, जो टी सेल्स हैं वो मैच्योर होने के लिए हार्ट के एंटीरियोलेटरल पार्ट में जो ग्लैंड पड़ी है, बाइलोब ग्लैंड थाइमस, वहां पे चले गए हो और वहां पे ये मैच्योर हुए। इसीलिए हमने थाइमस को बोला ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट। थाइमस ग्लैंड विच इज सिचुएटेड एंटीरियोलेटरल पोजीशन ऑफ हार्ट इज नोन एज ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट। क्यों? क्योंकि जो टी सेल्स हैं उनका बर्थ है जो वो तो बोन मैरो में हुआ, लेकिन उसके बाद वो कहाँ चले गए? वो चले गए थाइमस में मैच्योर होने के लिए। तो ये दोनों प्राइमरी से अपना लिम्फॉइड ऑर्गन्स हो गए। इसके बाद हमने नोटिस किया जो इन्हें प्रोलिफरेट होना है, इन्हें फाइट करनी है, वो कहाँ करनी है? वो स्प्लीन में करनी है, वो लिम्फ नोड्स में करनी है, वो पेयर पैचेस में करनी है, वो अपेंडिक्स में करनी है। तो ये जो पार्ट्स हो गए, टोन्सिल्स हो गया, लिम्फ नोड्स होगी, स्प्लीन होगी, पेयर पैचेस होगी, और ये वाले पार्ट्स हैं जो इन्हें हम बोल देते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। तो दो पार्ट हो गए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड टिश्यूज या ऑर्गन, जो बेसिकली आप इम्यून सिस्टम में पढ़ चुके हो, जो अब हम रिवाइज करेंगे। तो इस केस में आप देखो ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम आपके प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन्स को डिपिक्ट कर रही है। इसमें आप देखो आपको बोन मैरो नजर आ रही है ना, ये आपकी बॉडी की बड़ी बोन है। जो आपकी बॉडी की बड़ी बोन्स होती हैं इनमें बोन मैरो पड़ा होता है। जो सेंट्रल रीजन है इसमें येलो बोन मैरो पड़ा होता है। जो टर्मिनल पोजीशन है यहाँ पे रेड बोन मैरो पड़ा होता है। जो रेड बोन मैरो है, जो रेड बोन मैरो है इसमें एक सेल्स पड़े हैं, दिस सेल्स आर नोन एज स्टेम सेल्स। ये अनस्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, स्टेम सेल्स आर अनस्पेशलाइज्ड सेल्स। जैसे प्लांट्स में आप बोलते हो ना मेरिस्टेमेटिक सेल्स, वैसे ही ये स्टेम सेल्स हैं, अनस्पेशलाइज्ड सेल्स। अब ये स्टेम सेल्स हैं, जब इन्हें इंफॉर्मेशन मिलेगी इम्यून सिस्टम की तो ये स्टेम सेल्स को ट्रांसफॉर्म कर दिया जाएगा फर्दर बी सेल्स और टी सेल्स में। देखो यही स्टेम सेल से आरबीसी बनते हैं, यही स्टेम सेल से हमारे सेल्स एंड टी सेल्स बनेंगे, लेकिन इंफॉर्मेशन का फर्क है। जब मेरी बॉडी में आरबीसी काउंट कम हो जाता है तो इस चीज को सेंस करती है मेरी किडनी। तो उस केस में जो किडनी है वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है इरिथ्रोपोइटिन। जो इरिथ्रोपोइटिन है वो करवाती है इरिथ्रोपोइसिस। वो बेसिकली बोन मैरो में जो स्टेम सेल्स पड़े हैं उन्हें आरबीसी में ट्रांसफॉर्म करवा देती है। तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मेरी बॉडी में आरबीसी काउंट कम हो गया, इस चीज को किसने सेंस किया? मेरी किडनी ने। किडनी ने उसके रिस्पॉन्स में एक हार्मोन किया, दैट हार्मोन इज इरिथ्रोपोइटिन। ठीक है, जो इरिथ्रोपोइटिन है वो स्टेम सेल के पास आया बोन मैरो में और उसने स्टेम सेल को आरबीसी में ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब बेसिकली क्या है, अब बनाना चाहते हैं बी सेल्स एंड टी सेल्स। अब उस केस में क्या होगा, कुछ साइटोकाइंस और लिम्फोकाइंस नाम के केमिकल्स यहाँ बोन मैरो में स्टेम सेल्स के पास पहुंचेंगे, तो स्टेम सेल्स बी सेल्स और टी सेल्स में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। तो टी सेल्स की प्रोडक्शन भी यहीं पे हुई। अब ये टी सेल्स हैं जो ये हमारी हार्ट के एंटीरियोलेटरल पोजीशन पे ग्लैंड पड़ी है, बाइलोब ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड। ये टी सेल्स यहाँ माइग्रेट हुए और यहाँ पे जाके ये मैच्योर हो गए। तो मैं बोल सकता हूँ जो बोन मैरो है और थाइमस है ये हमारे प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं, यहाँ बन रहे हैं और मैच्योर हो रहे हैं। उसके बाद आप देखो हमारी पूरी बॉडी में जैसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड वेसल्स फैली हुई हैं, वैसे हमारी पूरी बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम भी फैला हुआ है।
बट जो लिम्फेटिक सिस्टम है ये डायरेक्टली हार्ट से कनेक्टेड नहीं है। अब आप देखो, जब हार्ट हमारा पंप कर रहा है तो पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करवा रहा है, तो इस केस में आप नोटिस करोगे जो लिम्फ वेसल्स हैं, इनकी जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही है लिम्फ वेसल्स की, वो मेरी मस्कुलर एक्टिविटी से हो रही है। लोगों ने एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज से फिट रहोगे, ऐसा क्या हो जाएगा एक्सरसाइज से? एक्सरसाइज से आपका जो लिम्फ है उसमें फ्लो आता है। जब आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं तो आपका जो लिम्फ वेसल्स में लिम्फ पड़ा है ये फ्लो में आता है। जब लिम्फ फ्लो में आता है तो पैथोजन कह रहे हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करने में हेल्प मिलती है। और ये जो लिम्फ वेसल्स हैं ये देखो पूरी बॉडी में फैली हुई है। और उसके बाद जो ये लिम्फ वेसल्स हैं इनमें स्वेलिंग नजर आ रही है। जो ये लिम्फ वेसल्स में स्वेलिंग नजर आ रही है तो इन स्वेलिंग्स को हम लिम्फ नोड्स बोलते हैं। दिस स्वेलिंग्स आर नोन एज लिम्फ नोड। जो लिम्फ नोड है सबसे ज्यादा आपको इस रीजन में नजर आएंगी। जो हमारी जेनिटेली है और जो हमारी लेग है उसका जो जंक्शन है वहां पे, तो इसे ग्रोइन रीजन बोलते हैं। दिस रीजन इज नोन एज ग्रोइन, GROIN, ग्रोइन। उसके बाद आप देखो सेकंड नंबर पे जो लिम्फ नोड्स हैं सबसे ज्यादा आपको आर्म पिट पे नजर आएंगे। आर्म पिट, ठीक है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ मैक्सिमम लिम्फ नोड्स आर प्रेजेंट इन ग्रोइन एंड आर्म पिट एरिया। आप कभी नोटिस भी करना, हम कभी बीमार हो जाते हैं ना, हम हमारे बीमार होने से हमें ग्रोइन वाले रीजन में और आर्म पिट वाले रीजन में ना गोलियां सी नजर आनी शुरू हो जाती हैं, जैसे गांठें बन गई हों। एक्चुअली वो गांठें हैं जो वो लिम्फ नोड्स हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था जब 4 आदमी लड़ रहे हैं तो एरिया छोटा है, जब 14 आदमी लड़ रहे हैं एरिया बड़ा हो गया, जब 1400 लड़ रहे हैं और बड़ा हो गया। जब हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होती है तो फाइट तो यहीं पे चल रही है लिम्फ नोड। तो ये कुरुक्षेत्र का एरिया हो गया। तो कुरुक्षेत्र का मैदान वैसे 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 बड़ा होता जा रहा है जैसे जैसे पैथोजन बढ़ रहा है, क्योंकि पैथोजन को मारने के लिए अब जो हमारे WBCs हैं वो भी बढ़ रहे हैं। तो WBCs की और पैथोजन की फाइट कहाँ पे हो रही है? लिम्फ नोड में। इस कारण लिम्फ नोड क्या हो जाती है? स्वेल हो जाती है। समझिए बात। और सेकंड नंबर पे ये तो हमारा सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू हो गए, लिम्फ नोड। उसके बाद आप देखो स्प्लीन, जो आपका स्टमक है उसके आगे वाले रीजन में स्प्लीन पड़ी है। ये आपकी बॉडी की लार्जेस्ट लिम्फ नोड है। स्प्लीन इज द लार्जेस्ट लिम्फ नोड ऑफ अवर बॉडी। उसके बाद आप नोटिस करो आपके गले में टोन्सिल्स पड़े हैं। टोन्सिल्स आर प्रेजेंट इन योर, ठीक है, थ्रोट रीजन, और ये पूरी एक रिंग बना देते हैं। तो इस रिंग को हम वोल्डियर्स रिंग बोलते हैं। दिस रिंग इज नोन एज वोल्डियर्स रिंग। अब जब भी पैथोजन मेरे मुंह में आया तो मेरे मुंह में जो ये टोन्सिल्स पड़े हैं ये उनके कांटेक्ट में आएगा, तो टोन्सिल्स उन्हें रिसीव करेंगे, साथ में फाइट शुरू हो जाएगी। बट कई बार क्या होता है, लड़ाई उतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी दिखा दी जाती है। तो उस केस में हमारा पैथोजन हमारी बॉडी में इतना ज्यादा नहीं आता, लेकिन हमारी जो टोन्सिल्स हैं वो ज्यादा स्वेल हो जाते हैं। इसे टोन्सिलाइटिस बोलते हैं। जब टोन्सिल्स हमारे स्वेल होते हैं दिस कंडीशन इज नोन एज टोन्सिलाइटिस। तो बेसिकली उस केस में हमें क्या करना पड़ता है? टोन्सिलेक्टमी करनी पड़ती है, टोन्सिल का कुछ पार्ट काट देना पड़ता है। बट अदरवाइज टोन्सिल हमारी बॉडी का सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू है। वो क्यों बना है? वो इसलिए बना है ताकि पैथोजन से फाइट हो सके। ये एक तरह का कुरुक्षेत्र एरिया। उसके बाद आप नोटिस कर रहे हो, आपको नजर आ रही है आपकी जो इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में एक पैचेज पड़े हैं। दिस पैचेज आर नोन एज पियर्स पैचेज। और जो आपकी अपेंडिक्स है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ये भी आपका सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू है। इट इज ऑल्सो सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू। तो समझ आ गई बात। प्राइमरी ग्रीन में दिए हुए हैं और सेकेंडरी पर्पल में दिए हुए हैं। इम्यून सिस्टम, द सिस्टम that gives immunity to the body by recognizing, responding and remembering foreign antigen। ठीक है। सबसे पहले तो बेटा सेल्फ और नॉन सेल्फ की पहचान होनी चाहिए। अगर मेरी बॉडी में कोई पैथोजन आ रहा है तो मेरे इम्यून सिस्टम में एबिलिटी होनी चाहिए पता लगाने की ये हमारी बॉडी की चीज है या बाहर से आई है। ठीक है। रिकॉग्नाइजिंग, रिस्पॉन्डिंग, अब उसके अगेंस्ट काम करना है।
और उसके बाद उसे याद भी रखना है। तो सेकेंड टाइम जब वो पैथोजन दोबारा मेरी बॉडी में आएगा तो मेरा इम्यून सिस्टम उससे फाइट करेगा। इंक्लूड इम्यून सिस्टम में क्या क्या आ जाता है? इम्यून सिस्टम इंक्लूड lymphoid organ, tissues, cells, and soluble molecules like antibodies. Antibodies are defensive Y-shaped proteins, na? Play role in allergic reactions, autoimmune diseases, and organ transplantation. Lymphoid organ. The organs where origin, maturation, and proliferation of lymphocyte occur. वहां जहां पैदा हो रहे हैं, जहां पे मैच्योर हो रहे हैं, जहां पे इनका नंबर बढ़ रहा है, प्रोलिफरेट का मतलब डिवाइड हो रहे हैं, तो उसके बेसिस पे ये दो तरह के हो गए, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स कौन कौन से हो गए? बोन मैरो एंड थाइमस। और सेकेंडरी लिम्फॉइड टिश्यू कौन से हो गए? गले में टॉन्सिल, पेट के सामने स्प्लीन, और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में ईयर पैचेस। ठीक है, ये क्या हो गए? सेकेंडरी लिम्फॉइड टिश्यू। लिम्फ वेसल्स में लिम्फ नोड। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। प्राइमरी देखते हैं पहले। हियर immature lymphocytes differentiate into antigen sensitive lymphocytes. Bone marrow and thymus. Thymus is a large during birth. जब हम पैदा होते हैं तो बड़ी थाइमस के साथ पैदा होते हैं, बाइलोब्ड ग्लैंड है ये। जैसे जैसे हम प्यूबर्टी तक आते हैं तो इसका साइज बहुत छोटा रह जाता है। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, मैच्योर्ड लिम्फोसाइट्स माइग्रेट टू दीज ऑर्गन। ठीक है, मैच्योर्ड लिम्फोसाइट्स जो मैच्योर हो चुके हैं। ठीक है, बी सेल तो बोन मैरो में ही बने, बोन मैरो ही में ही मैच्योर हुए। जो टी लिम्फोसाइट्स हैं बोन मैरो में बने, मैच्योर हुए थाइमस में। मैच्योर्ड लिम्फोसाइट्स माइग्रेट टू दीज ऑर्गन। कहाँ कहाँ पे? जहाँ पे कुरुक्षेत्र के मैदान है हमारी बॉडी में। कुरुक्षेत्र के मैदान कौन कौन से हैं? स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल्स, टीयर पैचेस, स्मॉल इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स। Secondary lymphoid organs are the sites for interaction of lymphocytes with antigen, which then proliferate to become effector cells, fighting cells. अब ये देखो आप, ये आपकी ऐसी बोन दिखा रहे हैं जिसमें बोन मैरो पड़ा है। ठीक है, तो इस केस में जो बोन है उस केस में हमने नोटिस किया जो ये वाला पार्ट है, टर्मिनल पार्ट ऑफ बोन इज नोन एज एपिफाइसिस। ठीक है, जो सेंट्रल पार्ट ऑफ बोन है जिसे शाफ्ट भी बोलते हैं, दिस पार्ट इज ऑल्सो नोन एज शाफ्ट, इज नोन एज डायाफाइसिस। अब याद रखना है भाई, एपी का मतलब टर्मिनल। ठीक है, तो डायाफाइसिस, ठीक है, मिडल वाला। अब मिडल और टर्मिनल के बीच में भी तो कुछ होगा, देयर इज समथिंग इन बिटवीन मिडल एंड टर्मिनल, दैट इज मेटाफाइसिस। बात समझ आई? आपकी बड़ी बोन के कितने पार्ट हो गए? 3 पार्ट, सेंट्रल शाफ्ट, डायाफाइसिस टर्मिनल पार्ट, एपिफाइसिस, और दोनों के बीच में मेटाफाइसिस। देखो अब डायग्राम क्लियर हो रही है ना। अब ये जो बोन है इसका जो टर्मिनल एंड है स्पॉन्जी बोन होती है। जो ये सेंट्रल डायाफाइसिस वाला पार्ट है ये पार्ट कंपैक्ट होता है। मतलब मुझे अगर किसी को बोन से पीटना है तो मैं शाफ्ट वाले पार्ट से पीटूंगा। तो शाफ्ट वाला पार्ट है वो टफ पार्ट है, कॉम्पैक्ट बोन है वो। लेकिन जो टर्मिनल पार्ट है ये देखो स्पॉन्जी बोन, टर्मिनल पार्ट ऑफ बोन इज स्पॉन्जी बोन। तो इस केस में आप नोटिस करो, जब हमने इसका एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन से कट मारा तो यहाँ पे हमें कैविटी नजर आ रही है ना। तो इस कैविटी में यहाँ पे येलो बोन मैरो होगा और यहाँ पे रेड बोन मैरो होगा। जो रेड बोन मैरो है इसमें स्टेम सेल्स पड़े हैं, ये स्टेम सेल्स से ही बनेंगे हमारे बी सेल्स एंड टी सेल्स। एक्चुअली जो बी सेल्स हैं ये डिस्कवर हुए थे बर्ड्स में। बर्ड्स में एक ऑर्गन है बर्सा ऑफ फेब्रिशियस, दैट ऑर्गन इज नोन एज बर्सा ऑफ फेब्रिशियस। वहां से सबसे पहले बी सेल्स डिस्कवर हुए थे तो इनका नाम पड़ गया बी सेल्स। और जो टी सेल्स हैं ये थाइमस में मैच्योर होते हैं, इस कारण इनका नाम पड़ गया टी सेल्स। ये देखो ये नजर आ रही है बाइलोम ग्लैंड, एंटीरियो लेटरल पोजीशन ऑफ हार्ट। ठीक है, जैसे जैसे बंदे की उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे ये घट रही है ना।
बर्थ के टाइम पे कंप्लीट साइज था, जैसे जैसे हम बड़े हुए वैसे वैसे छोटी होगी। बाइलोब्ड ग्लैंड है ना, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब ऑफ थाइमस। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में स्प्लीन नजर आ रही है ना, ये शेप कैसी है इसकी, बीन जैसी है ना। हमारी किडनी भी बीन जैसी, हमारी स्प्लीन भी बीन जैसी। मैच्योर्ड लिम्फोसाइट्स माइग्रेट टू दीज ऑर्गन। मतलब यार ये मान लो एक माँ ने ठीक है एक बाहुबली को जन्म दिया, ठीक है। उसके बाद कोई बाहुबली है, उसने घर में ही ट्रेनिंग ले ली, ठीक है। कोई बाहुबली है, वो ट्रेनिंग लेने के लिए किसी और शहर चला गया, और दोनों जब ट्रेन हो चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं, अब कहाँ जाएंगे वो, जहाँ पे लड़ाई होती है। लड़ाई कहाँ होती है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में। और सबसे बड़ी लिम्फ नोड कौन सी है हमारी बॉडी की, स्प्लीन। तो आगे यहाँ, और स्प्लीन को आप ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं। जो मरे कुचले आरबीसी है उन्हें प्रोसेस किया जाता है यहाँ पे। और तीसरे नंबर पे आप नोटिस करोगे, इसे ब्लड बैंक भी बोलते हैं। स्प्लीन इज ऑल्सो नोन एज ब्लड बैंक। जो आपका रिजर्व आरबीसी है उसे यहाँ पे कर लिया जाता है, ठीक है। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स आर द साइट फॉर इंटरेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स विद एंटीजन, ठीक है, विच देन प्रोलिफरेट टू बिकम इफेक्टर सेल। ये हमने क्या किया, इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काट लिया आपकी लिम्फ नोड का, ठीक है। तो इस केस में आपको यहाँ एक फाइबर नजर आ रहा है, रेटिकुलर फाइबर। ये देखो नेटवर्क बन रहा है ना, ये नेटवर्क आपको और बॉडी में कहीं नहीं नजर आएगा। ये नेटवर्क आपको सिर्फ कहाँ नजर आएगा, लिम्फ नोड। अब ये जो बेसिकली पार्ट है, जब ये लिम्फ वेसल से बैक्टीरिया यहाँ पे पहुंचा, ये जाली में फंस गया। पीछे कौन आ रहा है, पीछे पप्पा आ रहे हैं, ठीक है, डब्ल्यूबीसी। तो या तो नॉन स्पेसिफिक पंजाब पुलिस घूम रही है या मिलिट्री घूम रही है। अब जिसके हथ से जड़ गया उसने मार देना है इसे। और ये आपके माउथ की स्ट्रक्चर है। मैंने आपको बोला आपके गले में एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर पड़ी है जिसे वोल्डेयर्स रिंग बोलते हैं, ठीक है। अब ये बेसिकली टॉन्सिल बड़े हो जाते हैं ना कुछ लोगों के, तो काटने पड़ते हैं, ठीक है। टॉन्सिलेक्टमी बोलते हैं इसे। ये पियर पैचेज हैं आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये वाला पार्ट नजर आ रहा है ना आपको, दिस पार्ट इज अ पियर पैचेज। ये सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू है, ये पैथोजन को मारने के लिए नेचर ने दिया है हमें। स्प्लीन नजर आ रही है ना, bean shaped organ, contains lymphocytes and phagocytes, removes worn out RBC and microorganism from the blood, reservoir of erythrocytes। reservoir का मतलब स्टोर हो रहे हैं यहाँ पे, स्टोरेज हो रही है यहाँ पे। small solid structures found in the lymphatic system, small solid structure found in lymphatic system, they trap the microorganism or other antigen। अब यार लिम्फ में पैथोजन घूम रहा है, वो आगे आगे जा रहा है, पीछे पीछे डब्ल्यूबीसी आ रहा है, वो तो एक दूसरे के कंटेक्ट में नहीं आएंगे कभी। जो लिम्फ नोड है, जब उसमें नेटवर्क पड़ा है, नेटवर्किंग वाला फाइबर पड़ा है, तो उसमें फंसेगा पैथोजन, तो पीछे डब्ल्यूबीसी आएगा, उसे एनगल्फ कर लेगा। और अदर एंटीजन, ट्रैप्ड एंटीजन एक्टिवेट लिम्फोसाइट्स एंड कोज इम्यून रिस्पॉन्स। ट्रैप्ड जो फंसे हुए एंटीजन हैं, उन्हें बेसिकली रिकॉग्नाइज किया जा रहा है और उनके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किया जा रहा है। कभी मैंने कुरुक्षेत्र के मैदान बोल रहा हूँ बार बार, सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यूज को कुरुक्षेत्र के मैदान, यहाँ फाइट होगी, स्वेल हो गए ना ये। जब हैवी इन्फेक्शन होगी तो ये हमारी बॉडी में ग्रोइन वाले रीजन में गोलियां थोड़ी बड़ी हो जाती हैं, और आर्म पिट्स में उन्हें फील होने लगी ये क्या हो गया है। कुछ नहीं है, वो कुरुक्षेत्र के मैदान बड़े हो गए। समझ, ये लड़ाई भयंकर चल रही है, आपको बिना बताए चल रही है। आप तो एहसान कर देते हो उससे, देखो हमें कितना काम करना पड़ता है। बॉडी इज वर्किंग, ठीक है। इवन कुछ चीजें ऐसी हैं बिना हमें पता है फिर भी चल रही है। म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, माल्ट, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, जिसे MALT बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी नीट में आया पिछले सालों में।
अब क्या है, जो MALT है, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू विद इन द लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव एंड यूरिनोजेनिटल ट्रैक। आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, आपका जो यूरिनोजेनिटल ट्रैक है, इसमें ये टिश्यू लगा हुआ है, जिसे म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू बोलते हैं। ये 50% लिम्फोइड टिश्यू कॉन्स्टिट्यूट करता है। इट कॉन्स्टिट्यूट 50% ऑफ लिम्फोइड टिश्यू। ये क्वेश्चन आया एग्जाम में, ठीक है। कौन सा टिश्यू है जो 50% लिम्फोइड टिश्यू बनाता है? तो आंसर आना था MALT। अगली बार क्वेश्चन आया MALT स्टैंड फॉर म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। अब क्वेश्चन आ सकता है कहाँ पड़ा है? रेस्पिरेटरी ट्रैक, यूरिनोजेनिटल ट्रैक, डाइजेस्टिव ट्रैक, यही तो डॉक्टर है याद रख रहे हैं जो। इम्यूनिटी, तो ओवरऑल एबिलिटी ऑफ इम्यून सिस्टम टू फाइट द डिजीज कॉजिंग होगी। ये हमारी बॉडी की एबिलिटी है जो एंटीजन से लड़ रही है। तो हमने नोटिस किया ये दो तरह की है इम्यूनिटी, इन्नेट और एक्वायर्ड। इन्नेट हमारे पास बाय बर्थ पड़ी है ना, जब हम पैदा हुए थे हमारी स्किन थी, जब हम पैदा हुए थे हमारी आंखों में लाइसोजाइम था, हमारे सलाइवा में लाइसोजाइम था, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास न्यूट्रोफिल्स भी थे, हमारे पास मोनोसाइट्स भी थे। ये बचपन से, बचपन कह गया, ये पैदा होने से ही हमारे पास थे। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ जो चीजें मुझे बाय बर्थ मिली हैं वो मेरी इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट है। इसका मतलब जब मेरा जन्म हुआ तो मैं किले की दीवार के साथ पैदा हुआ था, जो स्किन है, और जो दरवाजे हैं उन पे, ठीक है, जो गार्ड बैठे हैं उनके साथ पैदा हुआ था, और पंजाब पुलिस के साथ पैदा हुआ था। स्टेट पुलिस भी तो साथ थी कि नहीं थी? WBC है ना, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, सबके साथ पैदा हुआ था। तो ये मेरी इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट हो गई बाय बर्थ। बट जो इम्यूनिटी मैं लाइफ टाइम में एक्वायर करूंगा, जैसे जैसे पैथोजन कॉन्टेक्ट में आते जाएंगे, मेरा इम्यून सिस्टम उन्हें रिकॉग्नाइज करता जाएगा और उनके साथ फाइट करता जाएगा, उसे बोलेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है जी, पहले क्या है, इन्नेट इम्यूनिटी, बाद में एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इम्यूनिटी विच इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम, वो इम्यूनिटी जो हम लाइफ टाइम में एक्वायर करेंगे उसे बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्या बात समझ आई? लग रहा है ना पढ़ा हुआ है। इन्नेट इम्यूनिटी, इम्यूनिटी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, ठीक है। इम्यूनिटी प्रेजेंट सिंस बर्थ। नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस, अब मैंने आपको बताया जो स्किन के कॉन्टेक्ट में वायरस आएगा इन्हें जाने, बैक्टीरिया आएगा जाने नहीं देना, फंगस आएगी, एल्गी आएगी, कुछ भी आएगा इसमें जाने नहीं देना। इसका मतलब ये तो सीधी सीधी बात करती है, भाई तुम कोई भी हो, हमारी एंट्री बैन है। तो सेकंड नंबर पे आप देखो, ये नॉन स्पेसिफिक इसीलिए, दैट्स व्हाई इट इज नॉन स्पेसिफिक। अब फिर भी कोई पैथोजन आपके ब्लड में चला गया, आपके न्यूट्रोफिल्स हैं, आपके मोनोसाइट्स, वो पूछते भाई कौन है तू, चोर है, डाकू, फिर सोच के लड़ेंगे ना। क्या ऐसा होता है स्टेट पुलिस के साथ जो भी एनकाउंटर होगा, जो भी कोई बाहर वाली चीज इसके कांटेक्ट में आएगी, ये बिना से लड़ेगी, समझ गए? चाहे वो बहुत बड़ा पैथोजन है, चाहे वो बहुत छोटा पैथोजन है, तो ये नॉन इन स्पेसिफिक होगी। अब आ गई एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये आपकी मिलिट्री है, ये आपकी बॉडी की मिलिट्री है, ये तो बॉर्डर पे होती है ज्यादातर, ठीक है। योर मिलिट्री इज एट बॉर्डर। तो ये किससे लड़ती है? ये इन्वेडर से लड़ती है, जो कहता है यार हम जो टेररिस्ट हैं हमारी बॉडी में एंटर होना चाहते हैं, ठीक है, ये उनसे, तो ये स्पेसिफिक होगी, ठीक है। क्या मिलिट्री चोर से लड़ती है? अरे मिलिट्री को क्या लेना चोर से यार, समझ गए? चोर से तो आपकी स्टेट पुलिस लड़ेगी ना, चोर उचक्के हैं घूम रहे हैं, तो इनसे कौन लड़ेगा? इनसे स्टेट पुलिस लड़ेगी, पंजाब पुलिस लड़ेगी, आपकी मिलिट्री थोड़ी लड़ेगी। मिलिट्री फ्री थोड़ी बैठी है, छोटे छोटे इंटरनल अफेयर्स में अपनी टांग फंसाएगी। अगर मिलिट्री छोटे छोटे अफेयर्स में अपनी टांग फंसाएगी तो देश की रक्षा कौन करेगा बॉर्डर पे, समझ गए? तो इसका मतलब जो मिलिट्री है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बराबर है। मिलिट्री इज इक्वलेंट टू एक्वायर्ड इम्यूनिटी।
जिसमें बी सेल्स और टी सेल्स आ जाते हैं। इसका मतलब बी सेल्स और टी सेल्स हैं जो, ये आपके मिलिट्री वाले कंपोनेंट्स हैं, दीज आर कंपोनेंट्स ऑफ आवर मिलिट्री। ये पैथोजन स्पेसिफिक है। मैंने बताया चोर चक्कों के साथ नहीं लड़ेगी, ये किसके साथ लड़ेगी, ये इन्वेडर के साथ, टेररिस्ट के साथ फाइट करेगी। ठीक है, इज दिस क्लियर? अब आपने बचपन में महाभारत देखी होगी, रामानंद सागर की महाभारत। उसमें जब लड़ाई होती थी, तो जब उधर से लड़ने के लिए दुर्योधन आता था, दुर्योधन इसमें क्या करते, तो दुर्योधन के साथ लड़ने के लिए भीम आता था। तो इसका मतलब इधर से अगर दुर्योधन आएगा तो इधर से भीम आएगा, अगर इधर से कर्ण आएगा तो इधर से अर्जुन आएगा। ठीक है, तभी टक्कर की लड़ाई चल रही है ना। ये स्पेसिफिसिटी है, किससे कौन लड़ेगा। इट प्रोवाइड्स डिफरेंट बैरियर्स, इनेट इम्यूनिटी provides different barriers to the entry of foreign antigens into our body। और innate immunity के component कौन कौन से हैं? फिजिकल बैरियर, ये आपकी स्किन है ना, स्किन इज योर फिजिकल बैरियर। उसके बाद फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर में जैसे HCl हो गया, HCl हो गया आपके स्टमक में, वो फिजियोलॉजिकल बैरियर हो गया। सेलुलर बैरियर हो गया, ये सेलुलर बैरियर में ये देखो न्यूट्रोफिल्स वगैरह नजर आ रहे हैं। ये साइटोकाइन बैरियर हो गया, इंटरफेरोन। ठीक है, अब ये चीज तो दिमाग में रख लिया आपने। फिजिकल आपकी स्किन, फिजियोलॉजिकल HCl इन योर स्टमक, सेलुलर ये आपके सेल्स दिख रहे हैं ना। ठीक है, ये अलग 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 तरह के आपको सेल्स नजर आ रहे हैं ना। ठीक है, ये आपके WBCs हैं, दीज आर योर व्हाइट ब्लड सेल्स। और उसके बाद ये साइटोकाइन बैरियर, आपके इंटरफेरोन। ठीक है, इंटरफेरोन एक ऐसी प्रोटीन्स है जो वायरस इन्फेक्टिव सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, और ये हेल्दी सेल्स को प्रोटेक्ट करती हैं वायरल इन्फेक्शन से। इनेट इम्यूनिटी के बैरियर में फिजिकल बैरियर, यहाँ पे आगे स्किन, और सेकंड नंबर पे म्यूकस कोटिंग। जहाँ पे दरवाजा है वहां पे भी तो सैनिक चाहिए। तो वैसे तो जो दीवार है किले की वो तो स्किन होगी, जो ओपनिंग है वहां पे नेचर ने क्या दे दिया, म्यूकस कोटिंग। समझे बात? स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी। स्किन प्रिवेंट एंट्री ऑफ फॉरेन बॉडी, तो बोलते हैं फिजिकल बैरियर। और जो दरवाजे पे सैनिक वो बैठे हैं, ठीक है, म्यूकस कोटिंग ऑफ द लाइनिंग द रेस्पिरेटरी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एंड यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट टू ट्रैप माइक्रो। ये आपकी बॉडी के दरवाजे नहीं है, ध्यान से देखो। रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, यूरिनोजेनिटल, ये सब रास्ते हैं आपकी बॉडी के, तो हम दरवाजे मान लेते हैं, है ना। वैसे भी जब आप कोई रिलीजियस, ठीक है, वो सुनते हो, ठीक है, कथा वगैरह, तो उसमें बोलते हैं हमारी बॉडी में 5 दरवाजे हैं। ठीक है, आंख, नाक, कान, मुंह, है ना। तो ऐसे ही जो बॉडी की ओपनिंग्स हैं इन्हें हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, दरवाजे। और दरवाजों पे नेचर ने क्या दे दी, म्यूकस को। म्यूकस कैसा सब्सटेंस, बलगम जैसा, चिपचिपा। अब जब पैथोजन आएगा तो इस बलगम जैसे चिपचिपे सब्सटेंस में ट्रैप हो जाएगा। क्या ये बात समझ आई? अब ये देखिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, है ना, 3 लाइन थी ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है। अब ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आपको नजर आ रहा है आपके जो टीयर्स हैं इनमें एंटी बैक्टीरियल एंजाइम पड़ा है, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम ब्रेक द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। जो आपका स्लाइव है इसमें भी तो लाइसोजाइम पड़ा है। और उसके बाद आपकी म्यूकस लाइनिंग नजर आ रही है, ट्रैप डस्ट एंड माइक्रो, एंड डस्ट पार्टिकल्स आर व्हीकल्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हमने एवोल्यूशन में पढ़ा। स्किन प्रिवेंट्स एंट्री। उसके बाद स्टमक एसिड, लो पीएच किल्स हार्मफुल माइक्रो। गुड गट बैक्टीरिया, ठीक है, आउट compete with bad बैक्टीरिया, है ना। आपने सुने याकुल्ट, काजोल की एड आती थी एक छोटी सी, है ना, बोतल की, उस बोतल का नाम था याकुल्ट। सुनिए आपने? शिल्पा शेट्टी तो नहीं देखी यार आपने, वो आजकल आ गई होगी, है ना। पहले
जब मैं टीवी देखा है, जब मैंने, तब वहां काजोल आती थी। तो उस केस में जो याकुल्ट है वो है क्या? याकुल्ट एक प्रोबायोटिक है। याकुल्ट इज प्रो, एक ऐसा मटेरियल जिसमें मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ गुड बैक्टीरिया डाल रखे हैं उन्होंने। जब आप गुड बैक्टीरिया पियोगे, ठीक है, तो उसके केस में अगर आपकी बॉडी में कोई बैड बैक्टीरिया एंटर हो गए हैं उस टाइम में, वो उन्हें मार देंगे। ठीक है, गुड बैक्टीरिया विल फाइट अगेंस्ट बैड बैक्टीरिया, कंपीट करेंगे ना उनके साथ। तो उस केस में आपकी हेल्थ नॉर्मल होनी शुरू हो जाएगी, आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इन्हें सब्सटेंसेस को क्या बोल देते हैं? प्रोबायोटिक। ठीक है, लोग पीते हैं। आप देखोगे प्रोबायोटिक दही भी आती है। ठीक है, कुछ गुजराती दही होती है, उसका कुछ अलग सा नाम होता है, वो भी प्रोबायोटिक्स आती है। मतलब प्रोबायोटिक का मतलब उसमें गुड बैक्टीरिया ऐड किए, और साफ लिखा होगा सबसे पहली लाइन, इट बूस्ट योर इम्यून सिस्टम। ये तुम्हारा इम्यून सिस्टम बूस्ट करेगी, क्योंकि ये बैड बैक्टीरिया के साथ कंपीट कर जाएगी। क्लियर होगी बात? उसके बाद फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग। फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है? फंक्शनिंग। तो इट इंक्लूड्स एसिड इन द स्टमक, saliva in the buccal cavity, tear in the eye, है ना। सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर्स में फेगोसाइट्स एंड देयर रिलेटिव्स आ गए। फेगोसाइट्स जो फेगोसाइटोसिस करते हैं। फेगो का मतलब होता है ईटिंग, साइटोसिस का मतलब सेल ईटर। ठीक है, और उनके रिश्तेदार जो उनकी जैसी प्रॉपर्टीज रखते हैं लेकिन फेगोसाइटोसिस नहीं करते। ठीक है, तो फेगोसाइट्स तो मेनली, देखो वर्ड यूज कर रहा हूँ, मेनली दो ही हैं, एक न्यूट्रोफिल्स है, ठीक है, दूसरे नंबर पे मोनोसाइट्स है। न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट। मोनोसाइट की देखो न्यूक्लियस कैसी है? किडनी जैसी। ठीक है, तो याद रखो मोनास किडनी, मोना किडनी। अब एग्जाम पूछ लेता है, बताओ मोनोसाइट का न्यूक्लियस कैसा होता है? तो हम बोलेंगे मोनास किडनी। ठीक है, क्या बोलेंगे? मोनास किडनी। मोनोसाइट हो गए, और उसके बाद हमने नोटिस किया न्यूट्रोफिल। ये सबसे छोटे हैं, सबसे ज्यादा है। ठीक है, आपको एक फंडा बताया था, नेवर लेट मोंकी ईट बनाना। नेवर लेट मोंकी ईट बनाना। एन का मतलब न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। सबसे ज्यादा हमारे ब्लड में न्यूट्रोफिल्स हैं, उसके बाद लिम्फोसाइट्स हैं, उसके बाद मोनोसाइट्स हैं, इओसिनोफिल्स हैं, सबसे कम बेसोफिल्स हैं। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, हमारे डब्ल्यूबीसी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब न्यूट्रोफिल्स सबसे ज्यादा है, सबसे छोटे हैं। और जो न्यूट्रोफिल्स हैं, अगर आप इनका न्यूक्लियस देखोगे तो आपको मैनी लोब न्यूक्लियस नजर आएगा। न्यूट्रोफिल्स का न्यूक्लियस कैसा होगा? मैनी लोब, विंगे टेढ़े से लोब्स बने होंगे, हर एक न्यूक्लियस में अलग ही शेप सी नजर आ रही होगी, क्योंकि मैनी लोब्ड है ना। तो इसे हम पॉलीमोर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। एनसीईआरटी में सब मेंशन्ड है, पॉलीमोर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। पॉलीमोर्फो, पोली का मतलब मैनी, मोर्फो का मतलब अपीयरेंस, न्यूक्लियर का मतलब न्यूक्लियस की बात चल रही है तो क्या व्हाइट ब्लड सेल्स ही हैं, ल्यूकोसाइट, PMNL, पॉलीमोर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। ये दूसरा नाम है न्यूट्रोफिल्स का। ऐसा नाम क्यों पड़ गया? कि इनका न्यूक्लियस एनिलोब्ड होता है। ठीक है, तो मोना किडनी बताइए आपको, दूसरे नंबर पे PMNL। Phagocytes like WBCs, example neutrophils and neutrophils or polymorphonuclear leukocytes PMNL, monocytes, मोना किडनी। ठीक है, एंड NK सेल्स जो ट्यूमर को खत्म करते हैं, ट्यूमर को खाते हैं, वो वाले सेल्स कौन से हो गए? नेचुरल किलर सेल्स।
एंड मैक्रोफेजेस, वो मोनोसाइट जो ब्लड में घूम रहे हैं, जब वो किसी टिश्यू के कनेक्टिव टिश्यू में जाके एम्बेड हो जाते हैं, वो वांडरिंग सेल्स जो आपके ब्लड में घूम रहे हैं, जब वो किसी टिश्यू के, किसी ऑर्गन के कनेक्टिव टिश्यू में जाके एम्बेड हो जाते हैं, एक तो उनकी उम्र बढ़ जाती है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आप नोटिस करोगे वो मैक्रोफेजेस कहलाते हैं। मेरी बात समझे क्या? वो मोनोसाइट जो आपके ब्लड में इधर उधर घूम रहे थे, वॉन्डरिंग सेल्स थे, जब वो किसी ऑर्गन के कनेक्टिव टिश्यू में एम्बेड हो गए, ठीक है। आप एनिमल टिश्यूज वाला चैप्टर दोबारा खोलना, वहां पे आपको एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की डायग्राम नजर आएगी। और एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की डायग्राम में एक तो फाइबर्स नजर आएंगे, दूसरे नंबर पे सेल्स नजर आएंगे। सेल्स में आपको एक सेल्स नजर आएंगे, उन सेल्स का नाम क्या लिखा होगा? मैक्रोफेजेस। एक्चुअली ये मैक्रोफेजेस आए कहां से? ये घूम ब्लड के मोनोसाइट्स हैं जो कनेक्टिव टिश्यू में जाके क्या बन गए? मैक्रोफेज। तो ये देखो इनकी स्टेनिंग अलग अलग तरीके से दिखा रखी है ना। अब ये बेटा एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी की डायग्राम्स हैं, एग्जामिनर ने उठा देना पता जी ये जो किडनी जैसा न्यूक्लियस नजर आ रहा है ये कौन सा सेल है? तो याद रखें मोना किडनी। ये बिंगे टेढ़े से न्यूक्लियस वाला कौन सा सेल है? न्यूट्रोफिल। इसका मतलब इनके न्यूक्लियस की भी पहचान करनी पड़ेगी। ईयरफोन जैसा कौन है? इओसिनोफिल। ईयरफोन है ना, लगाते हो कि नहीं? हेडफोन्स लगाते हो? हेडफोन्स हैं जो, वो जब लगा रहे हो तो जा तो ईयर तक ही रहे हैं, तो हेडफोन जैसा न्यूक्लियस किसके? इओसिनोफिल्स का। इओसिनोफिल्स को एसिडोफिल्स भी बोलते हैं। अब जब पढ़ रहे हो तो ध्यान दे रहे हो ना इन चीजों की तरफ। अब एक सुपरफिशियल सी रीडिंग की वो थोड़ी काम आएगी पेपर में, ठीक है। 691 जैसे और होते हैं स्टूडेंट, 691 वाले बच्चे और होते हैं भाई, ठीक है, वो खास होते हैं वो। बैरियर्स, साइटोकाइन बैरियर्स। Virus infected cells secrete proteins known as interferon, which protect non-infected cells from viral infection. यार एक कॉलोनी है, एक कॉलोनी में दो घरों को आग लग गई। अब जिनके घरों को आग लग गई उन्होंने फोन कर दिया जिन घरों को अभी आग नहीं लगी कि भाई आग लग चुकी है, जितना भी जलने वाला सामान है उसे साइड पे कर दो, नहीं तो तुम्हारे घर भी खत्म हो जाएंगे। समझ गए? तो जो फोन की है वो एक मैसेज है। तो यहाँ पे जिनके घर आग लगी है मतलब वो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स हैं। तो उन वायरस इन्फेक्टेड सेल्स ने एक प्रोटीन प्रोड्यूस किया इंटरफेरोन। ये जाके एक्स्ट्रा सेलुलरली बाइंड होंगी, सेल के अंदर नहीं जाएंगी। ये हेल्दी सेल्स के बाहर ही रिसेप्टर्स लगे हुए हैं इनके, वहां पे बाइंड होंगी। और जो हेल्दी सेल्स हैं वो इंजाइम्स बनाना बंद कर देंगे, जो इंजाइम्स इन पैथोजन को ग्रो करने के लिए चाहिए। क्लियर? Acquired immunity. Immunity which is acquired during lifetime is known as acquired immunity, है ना? ये देखिए पैथोजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। अगर करण लड़ने आएगा तो अर्जुन लड़ेगा उसके साथ, ठीक है। कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी, इसे याद रहेगा, इसे याद रहेगा करण कैसे लड़ता है, ठीक? और इसकी करण की पहचान हो जाएगी इसे। अब नेक्स्ट टाइम अगर करण बॉडी में एंटर होगा तो साथ ही अर्जुन एक्टिवेट हो जाएगा इमीडिएटली। यही कारण है प्राइमरी रिस्पॉन्स स्लो होता है। स्टार्टिंग में बेटा अपने बेगाने पता नहीं लगते, सभी अपने लगते हैं, ठीक है। विद द पैसेज ऑफ टाइम पता लगता है अपने कौन है बेगाने कौन है, ठीक है। तो जब हमारी बॉडी भी ऐसे ही काम कर रही है, हमारी बॉडी में ये पैथोजन एंटर हो गया। जब ये पैथोजन एंटर हुआ तो हमारा इम्यून सिस्टम इसे रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहा। बट जैसे जैसे ये पैथोजन बढ़ता जा रहा है तो आपका इम्यून सिस्टम इसे रिकॉग्नाइज कर पा रहा है। तो धीरे धीरे ये क्या करेगा? धीरे धीरे उस पैथोजन को ये खत्म कर देगा। और देखो कितना टाइम निकल गया इस चीज में, कितना बड़ा टाइम निकल गया पैथोजन को रिकॉग्नाइज करने में। अब इस मूवमेंट पे मेमोरी बन जाएगी। एट दिस मोमेंट अवर बॉडी विल डेवलप बी मेमोरी एंड टी मेमोरी सेल। उसने क्या डेवलप कर लिए? बी एंड
टी मेमोरी सेल। अब जब बी और टी मेमोरी सेल बन चुके हैं तो उस केस में जब सेकेंड टाइम वही पैथोजन दोबारा आएगा बॉडी में तो इम्यून सिस्टम फटाफट रिकॉग्नाइज करके उसे डिस्ट्रॉय कर देगा। इम्यून सिस्टम इमीडिएटली रिकॉग्नाइज इट एंड डिस्ट्रॉय। फर्स्ट टाइम देखो रिस्पॉन्स कितना कम था, सेकेंड टाइम देखो कितना कम टाइम लिया और कितना जबरदस्त रिस्पॉन्स था। ये इसे बोलते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स, इसे बोलते हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स और एमनियास्टिक रिस्पॉन्स। सेकेंडरी रिस्पॉन्स और एमनियास्टिक रिस्पॉन्स। फर्स्ट एनकाउंटर विद पैथोजन, लो इंटेंसिटी प्राइमरी रिस्पॉन्स। सेकेंड एनकाउंटर विद सेम पैथोजन, हाई इंटेंसिटी सेकेंडरी और एमनियास्टिक रिस्पॉन्स। समझ गए? जो बूस्टर डोज लगाते हैं, जो कोविड-19 के अगेन वैक्सीन बनाई है हमने, तो पहले हम एक डोज दे रहे हैं, आफ्टर फ्यू डेज हम दूसरी डोज दे रहे हैं। पहली डोज में हमने जब एंटीजन को बॉडी में इंजेक्ट किया तो हमारा इम्यून सिस्टम धीरे धीरे रिकॉग्नाइज करने लगा हुआ है। और फर्स्ट जब पैथोजन आपकी बॉडी में एंटीजन को वीक करके आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया गया तो आपके इम्यून सिस्टम ने कुछ दिनों में रिकॉग्नाइज कर लिया। अब सेकेंड टाइम वही एंटीजन फिर आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। अब जो मेमोरी सेल्स थे बी मेमोरी और टी मेमोरी फटाफट उन्हें रिकॉग्नाइज करेंगे और डैमेज कर देंगे। समझे? तो उसे क्या बोलते हैं? बूस्टर डोज। समझ गए? फर्स्ट डोज के बाद क्या लगती है? बूस्टर डोज। बूस्टर का मतलब समझ ना, बूस्ट करना, फास्ट। Primary and secondary immune responses are carried out with B lymphocytes and T lymphocytes. B lymphocytes produce antibodies which fight with pathogen. अब एंटीबॉडी में कोई भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी नहीं होती। एंटीबॉडी इज अ वाई शेप्ड प्रोटीन एंड इट हैज 4 पॉलीपेप्टाइड्स, 2 लाइट चेन एंड 2 हैवी चेन। हमने पढ़ा व्हाइट बोर्ड पे। तो उसके बाद जो हमने नोटिस किया, ये वाई शेप्ड एंटीबॉडी है जो, ये बेसिकली डिफेंसिव प्रोटीन है। इसने सिर्फ एंटीजन को पकड़ लेना। जैसे मान के चलो आपके घर में कोई चोर आ गया, ठीक है? जब वो चोर आया तो आपके घर में छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं। वो छोटे छोटे बच्चों ने क्या किया? उन चोर को पकड़ लिया, चोर को पकड़ के रोला डालना शुरू कर दिया। ठीक है, चोर चोर चोर। अब क्या होगा? आपके जो घर के बड़े हैं, जो पप्पे हैं आपके, वो आएंगे। अब बेसिकली क्या करेंगे? वो धुनाई करेंगे उस चोर की। तो एंटीबॉडी ने क्या किया? सिर्फ एंटीजन को पकड़ा। तो कैसे पकड़ा? या तो एक बच्चे ने एक चोर को पकड़ लिया, एक ग्लूटिनेशन, एक एंटीजन और एक एंटीबॉडी आपस में इंडल्ज होगी। एक एंटीजन पे क्या होता है? एपिटोप। और एंटीबॉडी पे क्या होती है? पैराटोप। एपिटोप पैराटोप बन गई। और दूसरे नंबर पे काफी सारे बच्चे घूम रहे हैं घर में, सारे बच्चों ने घेरा डाल लिया उस चोर के अगेंस्ट। तो वो क्या हो गया? कोटिंग, है ना? ऑप्सोनाइजेशन, ऑप्सोनाइजेशन। अब ये दोनों केसेस में किसे अट्रैक्ट किया जाएगा? कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स को और फेगोसाइट्स को। ठीक है, वो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स और फेगोसाइट्स कौन है? आपके घर के बड़े। ठीक है, अब वो चोर की धुनाई करेंगे वो। तो एंटीबॉडी ने मारा एंटीजन को, ने सिर्फ ट्रैप किया। इसका मतलब एग्जामिनर यहाँ पे खेल जाता है पेपर में। ठीक है, और जो टॉपर्स बच्चे हैं उन्हें पता है ये बात भी। एंटीजन है वो न्यूट्रलाइज किया जा सकता है एंटीबॉडी द्वारा, एंटीबॉडी द्वारा किल नहीं किया जा सकता। किल कौन करेगा? साइटोकाइन सिस्टम और फेगोसाइट। इज दिस क्लियर? तभी से हिमोरल इम्यूनिटी बोलते हैं। एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी इज नोन एज हिमोरल इम्यूनिटी। ये बी सेल्स हैं, बी प्लाज्मा सेल, ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ये आपके टी लिम्फोसाइट्स हैं। ठीक है, हेल्प बी सेल्स टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी। अब बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये आपका टी हेल्पर सेल है, दिस अवर टी हेल्पर सेल। अब ये आपका एपीसी है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। मैक्रोफेज क्या बन गया? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल।
अब इस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने एपीसी एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, नजर आएंगी सारी चीजें, व्हाइट बोर्ड पे भी करवाई थी। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल मैक्रोफेज है, इसने बेसिकली प्रोसेसिंग की एंटीजन की, और प्रोसेसिंग करके किसके पास पहुंच गया, टी हेल्पर सेल के पास। अब टी हेल्पर सेल क्या करेगा, इट विल रिकॉग्नाइज इट, इसे रिकॉग्नाइज करके वो एक केमिकल प्रोड्यूस करेगा। लिम्फोकाइन, इन लिम्फोकाइंस क्या है, माइटोजन। अब ये माइटोजन क्या करेंगे, दे विल प्रमोट द माइटोसिस ऑफ बी प्लाज्मा सेल्स एंड टी साइटोटॉक्सिक सेल। वो वाले बी प्लाज्मा सेल को डिवाइड करवाया जाएगा जो स्पेसिफिक तरह की एंटीबॉडी, मान के चलो हमारी बॉडी में 2000 तरह के बी प्लाज्मा सेल्स पड़े। अब वो 2000 तरह के बी प्लाज्मा सेल्स में से जो इस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखता है, वो वाले बी प्लाज्मा सेल को मल्टीप्लाई करवाया जाएगा, सबको नहीं, उन्हें। तो इसे मोनोक्लोनल सिलेक्शन बोल दें। एक पर्टिकुलर बी प्लाज्मा सेल को सिलेक्ट किया जा रहा है और वो बी प्लाज्मा सेल फटाफट डिवाइड करेगा, और एक बी प्लाज्मा सेल 1 मिनट में 2000 एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा। समझ गए, बच्चे बच्चे घूम रहे हैं, ठीक है। अब ये बच्चे क्या करेंगे, एंटीबॉडीज फटाफट जहां पे एंटीजन नजर आ रहा है उसके एपिटोप के साथ बाइंड, एपिसोटोप के साथ बाइंड, और ये जहां पे एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होती है वो पंजाब पुलिस, स्टेट पुलिस को अट्रैक्ट करती है और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करती है, और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम उसमें फोर्स कर देता है पैथोजन की बॉडी में, एंडोस्मोसिस होती है, बर्स्ट हो जाता है और फेगोसाइट्स उसे खा जाते हैं। आई बात समझ। अब देखो, जिन लोगों को एड्स हो जाती है उन लोगों की बॉडी में टी हेल्पर सेल्स की कमी हो जाती है। जब टी हेल्पर सेल कम हो गया तो उस केस में टी हेल्पर सेल ने ही तो बी प्लाज्मा और टी साइटोटॉक्सिक सेल को मल्टीप्लाई करवाना था। अब टी हेल्पर सेल खुद ही कम हो गया तो उस केस में इम्यून सिस्टम वीक हो गया। बात समझ आई। टी सेल, रेस्टिंग हेल्पर टी सेल, रेस्टिंग स्टेट में है। एक्टिवेटेड हेल्पर टी सेल, पहचान लिया इसने, एंटीजन को पहचान लिया। रेस्टिंग साइटोटॉक्सिक टी सेल, टी साइटोटॉक्सिक को मैं टी किलर भी बोल सकता हूं। इसका मतलब नेचुरल किलर और टी किलर में फर्क है। नेचुरल किलर नॉन स्पेसिफिक है, जो कैंसरस और ट्यूमरस सेल्स के अगेंस्ट या वायरस इन्फेक्टेड सेल्स के अगेंस्ट फाइट करता है। ये कौन है, टी किलर और टी साइटोटॉक्सिक सेल। ये एक्टिवेटेड टी किलर सेल है। अब इसने बैक्टीरिया को पकड़ते रहना है, उसमें पोर करते रहना है और बैक्टीरिया मरता रहेगा। ये पूरी कहानी होगी इसकी कार्टून की फॉर्म में। अब आप बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये हमारा बी सेल है ना, बी प्लाज्मा सेल। अब इसकी सरफेस पे एंटीबॉडीज लगी हुई हैं। ये एंटीबॉडीज आर एंटीजन स्पेसिफिक। अब ये देखो, दिस वन फिट, ये रिकॉग्नाइज हो गया। अब उस केस में हमने देखा द बी सेल बाइंड्स एन एंटीजन विच मैचेस इट्स रिसेप्टर, इट वेट्स अंटिल इट इज एक्टिवेटेड बाय हेल्पर टी सेल। अब इसे लिम्फोकाइन चाहिए, किसके आदेश चाहिए इसे, टी हेल्पर सेल के। अब टी हेल्पर सेल माइटोजन प्रोड्यूस करके भेजेगा तो बी प्लाज्मा सेल मल्टीप्लाई होगा। वही बी प्लाज्मा सेल मल्टीप्लाई होगा जो इस एंटीजन को न्यूट्रलाइज कर सकता है, या सारों को कर दें, उसी को करोगे एक्टिवेट। उसके बाद बेसिकली ये डिवाइड होने शुरू हो गए। डिवाइड होने के बाद इन्होंने पैथोजन को मारना नहीं, न्यूट्रलाइज करना शुरू कर दिया एंटीबॉडी ने। तो उसके बाद ये बी सेल्स प्लाज्मा बन रहे हैं और बी मेमोरी बन रहे हैं। बी मेमोरी क्या करेगा, इट इज इन रेस्टिंग, आराम से घूम रहे हैं, ठीक है। इस पैथोजन की मेमोरी है इनके दिमाग में, दे हैव मेमोरी अगेंस्ट पैथोजन। अब याद रखेंगे ये, सेकेंड टाइम वही पैथोजन द्वारा एंटर हो गया, हाँ समझ गए। उसके बाद प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज दैट अटैच टू द करंट टाइप ऑफ इन्वेडर।
ये देखो इसने एंटीबॉडीज 1 मिनट में 2000, क्वांटिटी देखो। अगर 50,000 बी प्लाज्मा सेल रहे हैं, इन्होंने तो तबाही मचा रखी है बॉडी में। अगर पैथोजन जितना मर्जी एंटर हो गया तो उसे मारने के लिए कितनी जबरदस्त तैयारी चल रही है। और उसके बाद ईटर सेल्स, फेगोसाइट, ये फेगोसाइट को कौन अट्रैक्ट करता है? एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। नाउ दे विल ईट दीज बैक्टीरिया। और मेमोरी सेल्स, दे हैव मेमोरी, दे विल रिमेंबर दिस पैथोजन, ठीक है, फॉर नेक्स्ट एनकाउंटर। क्या जबरदस्त सिस्टम चल रहा है। और सारी वैक्सीनेशन इस पे बेस्ड है। ऑल वैक्सीनेशन इज बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। क्लियर होगी बात? ये होगी हमारी एंटीबॉडी। देखो कहीं भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी नजर नहीं आ रही, तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी नहीं नजर आ रही तो मतलब ये तो न्यूट्रलाइज कर सकती है, तो पकड़ सकती है एंटीजन को, है ना। और इसके बाद जब ये एंटीबॉडी है, इसकी स्ट्रक्चर देखो। आपको पता है दुनिया की प्रोटीन जितनी मर्जी छोटी हो, जितनी बड़ी बड़ी हो, उसके आगे अमाइनो ग्रुप होगा और पीछे कार्बोक्सिलिक अमाइनो, कार्बोक्सिलिक अमाइनो, कार्बोक्सिलिक अमाइनो, कार्बोक्सिलिक। अब जो एंटीबॉडीज हैं उनमें जो पीछे वाला पार्ट है वो तो ऑलमोस्ट सेम होता है। ये पीछे वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट यहां से लेके यहां तक, ठीक है। इसे बोलते हैं एफसी, ठीक है। आप इसे कांस्टेंट रीजन भी बोल सकते हो, फ्रैक्शन क्रिस्टलाइजेबल भी बोल सकते हो। ये हर एक एंटीबॉडी में ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है। और उसके बाद जो एंटीबॉडी टू एंटीबॉडी पार्ट वेरी करता है वो ये वाला पार्ट होता है, एंटीजन बाइंडिंग साइट। अब ये जो एंटीजन बाइंडिंग साइट है, ये देखो लाइट चेन और हैवी चेन दोनों को मिलके बनी है ना। और यहाँ पे जो पार्ट बना हुआ है दिस इज नोन एज पैराटोप, जो एपिटोप से बाइंड करेगा। घरों में चाबियां होती हैं, चाबियों का पिछला पार्ट तो सेम ही होता है, इसका मतलब अगला पार्ट ही डिफरेंस होता है। ऐसे ही एंटीबॉडीज में जो अगला पार्ट है वही डिफरेंट है। पैराटोप एपिटोप के हिसाब से होगा। क्लियर? ईच एंटीबॉडी हैज 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, 2 स्मॉल एंड 2 लाइट, सॉरी 2 हैवी, 2 स्मॉल एंड 2 लार्जर हैवी चेन। तो इसे इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर दे H2L2, 2 हैवी चेन्स 2 लाइट चेन्स। अब पढ़ा हुआ है तो दिख रहे हैं H2L2, तो पेपर में होता है ये क्या हो गया, ठीक है, ये H2L2 कहां से आ गया, ठीक है। 2 हैवी 2 लाइट। और पैराटोप कौन बनाता है? लाइट और हैवी दोनों मिलके बनाते हैं। पैराटोप इज फॉर्म्ड बाय लाइट एंड हैवी। अब ये 4 पॉलीपेप्टाइड हवा में तो खड़ेंगे नहीं, और इसमें जहां पे कर्व है दिस रीजन इज नोन एज हिंज रीजन। हिंज रीजन में सबसे ज्यादा डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं। हिंज रीजन है मैक्सिमम डाइसल्फाइड बॉन्ड। उसके अलावा भी डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं। ये देखो ये डाइसल्फाइड बॉन्ड है, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड है, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड है, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड है, डाइसल्फाइड 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 डाइसल्फाइड। यहाँ सबसे ज्यादा, और यहाँ पे भी डाइसल्फाइड बॉन्ड नजर आ रहे हैं। ठीक है, कहीं पे नजर आ रही है आपको कोई एंजाइमेटिक स्ट्रक्चर? तो इसका मतलब ये तो सिर्फ न्यूट्रलाइज कर सकते। एनसीईआरटी ने इसकी डायग्राम मेंशन कर दी तो ये बात अपने आप ही मेंशन होगी। तो न्यूट्रलाइज कर सकती है, किल नहीं कर सकती। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज, ठीक है, देयर आर 5 क्लासेस ऑफ एंटीबॉडीज। दीज आर 5 क्लासेस ऑफ इम्यूनोग्लोबिन। इम्यूनोग्लोबिन एम, एम का मतलब मैक्रो, सबसे बड़ी, ई एप्सिलॉन, डी डेल्टा, ए अल्फा, जी गामा। सबसे बड़ी कौन सी? मैक्रोग्लोबिन। सबसे छोटी कौन सी? इम्यूनोग्लोबिन। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं जो मेडाग फंड है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ साइज, डिक्रीजिंग ऑर्डर, है ना, सबसे बड़े से सबसे छोटे वाला। अब ये ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन भी तो पूछ सकते हैं, ब्लड में सबसे ज्यादा कौन है, सबसे कम है? गम दे, इम्यूनोग्लोबिन जी,
इट इज द क्लास रिप्रेजेंटेटिव एंटीबॉडी। ये जो एंटीबॉडी बनाई है ना आपने, ये इम्यूनोग्लोबिन जी है, ठीक है। 1,46,000 डाल्टन इसका मोलिकुलर वेट है। 1,46,000 डाल्टन इज इट्स मोलिकुलर वेट, ठीक है। उसके बाद इम्यूनोग्लोबिन ए, एम, डी, ई। इसका मतलब ई सबसे कम होती है हमारी बॉडी में, जी से ज्यादा होती है। तो ये बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन। यही याद रखना है, कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे पूछ रहे हैं या साइज के बेसिस पे पूछ रहे हैं। मैडाग, एम का मतलब मैक्रो, ठीक है जी। क्लियर होगी बात। गम दे, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, डिक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन। इम्यूनोग्लोबिन जी है जो गामा ग्लोबिन, ये आपको नजर आएगी। इट इज अ ट्रांसप्लेसेंटल इम्यूनोग्लोबिन। जब बच्चा माँ के वोम में, यूट्रस में डेवलप हो रहा होता है, तो फीटस और मदर में एक कनेक्शन होता है। दैट कनेक्शन इज नोन एज प्लेसेंटा। इंटीमेट कनेक्शन बिटवीन मदर एंड फीटस इज प्लेसेंटा। अब जो ये प्लेसेंटा है, ये ऐसे क्रॉस कर जाती है। इम्यूनोग्लोबिन जी कैन क्रॉस प्लेसेंटा, तो इसे बोल दें इट कैन क्रॉस प्लेसेंटा, ठीक है जी। और उसके बाद ए होगी, इम्यूनोग्लोबिन ए। ये आपकी बॉडी सिक्रीशन में प्रेजेंट है। इट इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी सिक्रीशन। क्या क्या मदर का मिल्क है जो, वो एक बॉडी सिक्रीशन कंसिडर किया जा सकता है? यस, मदर मिल्क इज अ बॉडी सिक्रीशन। तो उसमें पड़ा है ये। जब उसमें पड़ा है तो मतलब बॉडी सिक्रीशन में पड़ी होती है, और इसका मतलब हमारी बॉडी सिक्रीशन में ए पड़ी है, ठीक है। जो मदर का फर्स्ट मिल्क है उसे कलोस्ट्रम बोलते हैं, है ना। इसे हमारे पंजाब में बहुत बोलते हैं। जो गाय दूध देती है ना, जो सबसे पहला दूध देती है गाय, उसे बोली बोल देते हैं, ठीक है। हरियाणा में क्या बोलते हैं उसे? चीज, चीज, खीस और बोली, है ना। तो अब इस केस में जो ये खीस और बोली है, आपने नोटिस किया ये कोएगुलेट करती है, क्योंकि इसमें प्रोटीन कंटेंट जा, तभी ये जम जाती है। तो अब बेसिकली आप नोटिस करोगे इसमें एंटीबॉडीज होती हैं। सभी लोग क्या करते हैं, इस मिल्क को बछड़े को ज्यादा खाते हैं, क्योंकि उसका इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। अब वो बच्चा अब तक जो मदर के यूट्रस में प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में पड़ा था, वो कॉन्टेमिनेटेड एनवायरनमेंट में आ चुका है, और उसका एक्वायर्ड इम्यूनिटी अभी प्रॉपर काम नहीं कर रही, तो मारा जाएगा वो तो। अब माँ की जो बनी बनाई एंटीबॉडी है इम्यूनोग्लोबिन ए, वो मिल्क से सीधा बच्चे के पास जाएगी और उसे प्रोटेक्ट करेगी। और उसके बाद इम्यूनोग्लोबिन एम, मैक्रोग्लोबिन, ये 5 एंटीबॉडीज जे चेन से जुड़ी होती हैं। इसका मतलब ये 10 एंटीजन को न्यूट्रलाइज कर सकती हैं। इम्यूनोग्लोबिन जी है जो, ये तो सिर्फ 2 एंटीजन को न्यूट्रलाइज कर सकती है। और इम्यूनोग्लोबिन एम 5 एंटीबॉडीज जे चेन से जुड़ी हुई हैं, तो ये 10 एंटीजन को न्यूट्रलाइज कर सकती हैं। डी पड़ी होती है ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी सेल्स, और ई एलर्जी के केस, ठीक है। जैसे हे फीवर हो जाता है तो इम्यूनोग्लोबिन प्रोड्यूस होता है। ये देख लो इनकी स्ट्रक्चर। इम्यूनोग्लोबिन ए डाइमर है ना, ये 2 एंटीबॉडीज जे चेन से जुड़ी हुई हैं। ये इम्यूनोग्लोबिन ई है एलर्जी के केस में। ये इम्यूनोग्लोबिन जी है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव एंटीबॉडी, यही बनाते हो आप जब भी एंटीबॉडी बनाते हो। ये इम्यूनोग्लोबिन डी है, सेल्स के सरफेस पे पड़ी है। ये इम्यूनोग्लोबिन एम है, 5 एंटीबॉडीज आपस में जुड़ी हुई हैं। बन गया गमदे। एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स। तो एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स एक तो एंटीबॉडी के थ्रू है, ठीक है। वो छोटे छोटे बच्चे जो बहुत ज्यादा है नंबर में, वो पूरे घर में, पूरी बॉडी में फैले हुए हैं, जो एंटीजन को पकड़ लेंगे, ठीक है। वो हिमोरल इम्यूनिटी, हिमोरल और एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पॉन्स, हिमोरल और एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पॉन्स, और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी एएमआई, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जिसमें सेल सीधा लड़ेगा, पप्पा, ठीक है। जो तुम्हारे
फेगोसाइट्स हैं वो डायरेक्ट जाके फाइट करेंगे, या तुम्हारे टी साइटोटॉक्सिक सेल्स हैं वो डायरेक्ट जाके फाइट करेंगे बैक्टीरिया से, पैथोजन से, तो वो होगी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल्स के थ्रू जो इम्यूनिटी मिल रही है सेल मीडिएटेड, सेल्स बाया सेल्स, जो एंटीबॉडी के थ्रू हो रही है इमोरल। एंटीबॉडीज आर फाउंड इन ब्लड प्लाज्मा, so known as humoral immune response. Cell mediated response, T lymphocytes mediate cell mediated immunity. Cell mediated immunity causes graft rejection. आपको मैंने बताया था ग्राफ्ट रिजेक्शन के बारे में। जब आपकी कोई ऑर्गन डिस्ट्रॉय होगी, जैसे दोनों किडनी, तो इस केस में जो डोनर है वो रेसिपिएंट को किडनी देगा। अब जो रेसिपिएंट का इम्यून सिस्टम है उस किडनी को रिसीव तो कर रहा है, लेकिन अपना समझ पाएगा कि नहीं समझ पाएगा, ये डिपेंड करता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इसका मतलब इसमें टी सेल्स का लेना देना है। ग्राफ्ट रिजेक्शन में किसका लेना देना है? टी सेल्स का। ये नीट में आ चुके हैं, ये क्वेश्चन नीट में आ चुके हैं। द बॉडी इज एबल टू डिफरेंशिएट सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। Tissue matching and blood group matching are essential before undertaking any graft transplant. The patient has to take immune suppressants all the life. ठीक है, आपको याद आ रहा होगा साइक्लोस्पोरिन ए, ठीक है। साइक्लोस्पोरिन ए एक इम्यूनोसप्रेसेंट है, हमने व्हाइट बोर्ड पे डिस्कस किया था। साइक्लोस्पोरिन ए इज इम्यूनोसप्रेसेंट। ये कौन प्रोड्यूस करती है? फंगस। कौन सी फंगस? ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम। ठीक है, ये क्वेश्चन भी नीट में आ चुका है। ठीक है, साइक्लोस्पोरिन ए एक इम्यूनोसप्रेसेंट होती है और इसे कौन प्रोड्यूस करता है? ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम, जो एक फंगस है। ये आपका इम्यून सिस्टम वीक कर देती है। अरे यार, आज के एनवायरनमेंट में जहाँ इतना कोरोना फैला हुआ है, इम्यून सिस्टम वीक करवा के तो मरने वाला काम है। टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी में एक्टिव और पैसिव। एक्टिव में हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवली इन्वॉल्व होगा, पैसिव में हमारा हो रहा है। ठीक है, तो एक्टिव नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल एक्टिव, एक्वायर्ड एक्टिव, नेचुरल इम्यूनिटी, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक तो नेचुरल है, दूसरे नंबर पे हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव है और ये एक्वायर्ड है। अब आप बैठे हो अपने दोस्तों के साथ, उन्हें भी एरोसोल या ड्रॉपलेट से फैलने वाली बीमारी है, तो वो पैथोजन आपके कॉन्टेक्ट में भी आ गया, और जो आपके पैथोजन कॉन्टेक्ट में आया तो उसे क्लिनिकल इन्फेक्शन बोल दे। दैट इज नोन एज क्लिनिकल इन्फेक्शन। जानबूझ के एंटीजन थोड़ी आपको दी है, वो तो बाय चांस आ गया क्लिनिकल इन्फेक्शन से। तो उस केस में जब वो पैथोजन आपकी बॉडी में आया तो आपका इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज करेगा, फाइट करेगा, वो हो जाएगी नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब आ गई आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल, अब इस केस में क्या किया जा रहा है? वैक्सीनेशन। हम क्या करेंगे? जो पैथोजन है उसे वीक कर देंगे। वीक करने का मतलब एटीन्यूएटेड, और वीक करने के बाद या डेड करने के बाद या उस डिसआर्म कर देंगे। डिसआर्म का मतलब जो उसकी बीमारी करने की कैपेसिटी है उसे खत्म कर देंगे, और उस पैथोजन को या उस टॉक्सिन को जिसके अगेंस्ट हमें एंटीबॉडी बनवानी है उसे हम बॉडी में इंजेक्ट कर देंगे। अगर वो कोई टॉक्सिन है तो हमने उसे टॉक्सिसिटी कोज करने वाला पार्ट रिमूव कर दिया। ठीक है, तो अब ये बन गया टॉक्सॉइड। अब इस टॉक्सॉइड को हम बॉडी में इंजेक्ट कर देंगे, और ये टॉक्सॉइड है, ये कुछ कर तो सकता नहीं, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम तो इसे फॉरेन सब्सटेंस की तरह ट्रीट करेगा और इसके अगेंस्ट क्या डेवलप कर लेगा? इम्यून सिस्टम, इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये होगी आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आर्टिफिशियली तो वैक्सीनेशन बोल सकते हैं इसे, कैन बी कंसिडर इट एज वैक्सीन, है ना। मैं बोल दूं टीटी,
ठीक है, जिन्हें चोट लगती रहती है उन्हें क्या लगवाना चाहिए, टेटनस टोक्सोइड। क्लियर। और उसके बाद आ गया हमारा नेचुरल पैसिव। अब हमारा इम्यून सिस्टम सो रहा है, उसने कुछ नहीं करना। एंटीजन कहां से आया है, बाहर से। एंटीबॉडी भी कहां से आएगी, बाहर से। समझ गए। तो हमारे इम्यून सिस्टम ने क्या किया, किया तो उसने बहुत कुछ, तो तुम्हारे सिलेबस में कुछ नहीं किया। ठीक है, तो हम बोलेंगे कुछ नहीं किया। ठीक है, बताता हूं आपको वो बात। जो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी है, तो इस केस में जो फीटस है उसके पास प्लेसेंटा से पास होके अपने आप एंटीबॉडी आ रही है, ट्रांसप्लेसेंटल एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबिन जी, नेचुरली आ रही है। बच्चे ने क्या किया, कुछ भी नहीं। एंटीजन कहां से आया था, प्लेसेंटा से। एंटीबॉडी भी कहां से आ रही है, प्लेसेंटा से। और मदर से जो बेबी के पास जा रही है थ्रू मिल्क, इम्यूनोग्लोबिन ए। ठीक है, थ्रू क्लोस्ट्रम। फर्स्ट मिल्क ऑफ फर्स्ट मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय मदर इज क्लोस्ट्रम। वो भी एंटीजन बच्चे के पास कहां से आएगा, बाहर से। और एंटीबॉडी भी कहां से आई, बाहर। आर्टिफिशियल। अब हम इंटेंशनली देंगे। अब हम क्या करेंगे, किसी बंदे के चोट लग गई है, कट लग गया बॉडी में। अब कट लगने के बाद हो सकता है जो टेटनस का स्पोर है उसकी बॉडी में एंटर हो जाए। और टेटनस आपने देखा है कितनी खतरनाक है, पूरी बॉडी की जो वॉलंटरी मसल्स हैं उनकी सस्टेन्ड कंट्रैक्शन करा देगी। तो अब उसे क्या करेंगे, एंटी टेटनस सीरम दे देंगे, ATS, एंटी टेटनस सीरम। ये होगी आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। एंटीजन कहां से आया, बाहर से। और हमने बनी बनाई एंटीबॉडी खुद दे दी जान, एंटी टेटनस। जिसके चोट लग चुकी है, एंटी टेटनस सीरम। जिसके चोट लगी नहीं हुई लेकिन लगती रहती है, TT। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ना भी आना चाहिए ना। अब सीधा देख लिया, अच्छा टेटनस की बात कर रहा है, TT। अब टेटनस की क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, चोट लग चुकी है या चोट लगती रहती है, ये तो समझना पड़ेगा ना क्वेश्चन में। एक्टिव इम्यूनिटी, antibodies are produced in a host body in response to antigen, living or dead microbes or other proteins. It is a slow process. It is produced by two ways: natural active immunity during natural infection by microbes, artificial active immunity injecting the microbes deliberately during immunization. ठीक है, अब जो बेसिकली कोरोना की वैक्सीन लग रही है उसमें क्या डाला हुआ है इन्होंने, जो बेसिकली कोरोना वायरस है इसके जो सरफेस एंटीजन्स हैं, एपिटोप, ठीक है, अलग अलग स्ट्रेन इकट्ठे कर लिए। अब कोरोना वायरस एक बहरूपी है, बहुत जल्दी अपनी फॉर्म चेंज कर लेता है क्योंकि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जेनेटिक मटेरियल है इसमें। तो वो अलग अलग सरफेस एंटीजन बना दिए हैं। हमने डॉक्टर्स ने क्या किया, वो सरफेस एंटीजन इकट्ठे किए और आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिए एज वैक्सीन। समझ गए। तो ये बन गई कोरोना की वैक्सीन। तो इस केस में डेलिबरेटली डाला एंटीजन आपकी बॉडी में, ये क्या होगी, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, अब इस केस में ऐसे भी इलाज कर सकते हैं एंटीबॉडी से। कोरोना पेशेंट का इलाज एंटीबॉडी से भी कर सकते हो। कोरोना हो चुके है ना, क्या करोगे इसमें, जिस आदमी को पहले कोरोना हो चुका है तो रिकवर हो चुका है वो, इसका मतलब उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज बन चुकी होंगी कोरोना के अगेंस्ट। हम क्या करेंगे, उसके ब्लड से प्लाज्मा, प्लाज्मा से सीरम ले लेंगे। अब वो सीरम क्या करेंगे, हम उसे दे देंगे जिसे क्या हुआ, हो चुका है, कोरोना हुआ पड़ा है। ठीक है, हुआ पड़ा है, उसे दे देंगे। पैसिव इम्यूनिटी तो समझ ही गए, मदर टू फीटस, मदर टू बेबी। ठीक है, नेचुरली, आर्टिफिशियली एक्वायर्ड सीरम। जैसे अब कोरोना पेशेंट है, उसकी बॉडी में एंटीबॉडी बनी नहीं हुई,
तो जिस पेशेंट जिस जिस पर्सन में एंटीबॉडी बनी हुई है उससे एंटीबॉडी निकाल के उसकी बॉडी में डाल देंगे थ्रू सीरम, तो हो गया ये आर्टिफिशियली एक्वायर्ड। समझ आ रही है ना? Here, ready-made antibodies are directly given to body. Two types: natural passive immunity, antibodies immunoglobulin G from mother, placenta to fetus, antibody immunoglobulin A in colostrum, infants, artificial passive immunity, anti-tetanus, serum, ATS. Immunization. किसी आदमी को, किसी पर्सन को, किसी ऑर्गेनिज्म को किसी पर्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट इम्यून करना इज नोन एज इम्यूनाइजेशन। ठीक है, दो चीजें होती हैं यार, करवा दिया, तुमने किया कि नहीं किया ये तुम देखो, हमने तो समझा दिया ना पूरी एफर्ट लगा के, ये तो होगी वैक्सीनेशन। अब हम तब तक समझाते रहेंगे, तब तक समझाते रहेंगे जब तक तुम्हें समझ नहीं आएगा। ठीक है, ये होगी इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन में क्या किया जा रहा है? बॉडी को इम्यून किया जा रहा है उस पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट। तब तक हम लगे रहेंगे जब तक हमारी बॉडी रिस्पोंड नहीं करती उस पैथोजन के अगेंस्ट, दैट इज इम्यूनाइजेशन। जैसे इन्होंने पल्स पोलियो प्रोग्राम स्टार्ट किया था। जो पल्स पोलियो प्रोग्राम है वो पोलियो को इंडिया से इरेडिकेट करने के लिए एक इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम था जिसे एड किया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 0 से लेके 5 साल के हर एक बच्चे को वैक्सीन देते गए ओरल पोलियो वैक्सीन। तो हमारी कंट्री से पोलियो, ठीक है, इरेडिकेट हो गया। ठीक है, तो इससे पहले हमने कौन सी बीमारी इरेडिकेट की इंडिया से? स्मॉल पॉक्स। पहले कौन सी बीमारी इरेडिकेट की हमने इंडिया से? स्मॉल पॉक्स। ठीक है जी। अब इम्यूनाइजेशन टोटली बेस्ड किस पे है? बी मेमोरी एंड टी मेमोरी सेल्स पे। अगर पैथोजन के अगेंस्ट आपकी बॉडी में बी मेमोरी और टी मेमोरी बन गए तो बल्ले बल्ले है। एक्टिव इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन। A preparation of vaccine, antigenic proteins of pathogen or inactivated pathogen is introduced in the body. The antibodies produced against these antigens neutralize the pathogenic agents during actual infection. The vaccines also generate B memory and T memory cells that recognize the pathogen quickly. Polio vaccine, hepatitis B vaccine, diphtheria, pertussis, tetanus vaccine, etc. Vaccines are produced using DNA recombinant technology. रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज जेनेटिक इंजीनियरिंग। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन हमने ऐसे बनाई है, ये हेपेटाइटिस बी का वायरस है। अब ये जो हेपेटाइटिस बी का वायरस है ये इसका जेनेटिक मटेरियल है। इसके जेनेटिक मटेरियल में सरफेस एंटीजन बनाने वाले जीन्स पड़े होंगे। अब हम क्या करेंगे, सरफेस एंटीजन बनाने वाले जीन्स को आइसोलेट कर लेंगे। ये सरफेस एंटीजन बनाने वाला जीन है। अब ये सरफेस एंटीजन जीन को हम क्या करेंगे, जो सैक्रोमाइसिस सर्वेसी है, सैक्रोमाइसिस सर्वेसी, इसे बेकर यीस्ट बोलते हैं। इसमें 2 माइक्रोमीटर का प्लाज्मिड पाया जाता है। अब इसके प्लाज्मिड में इस जीन को ट्रांसफर कर देंगे। तो 2 अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का डीएनए रिकम्बाइन कर दिया, तो इसलिए इसका नाम है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये बायोटेक में पढ़ोगे आप। ठीक है, तो ईस्ट को, सैक्रोमाइसिस सर्वेसी को यूज करके हमने हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन बनाई है। इसे सेकेंड जनरेशन वैक्सीन बोलते हैं। दिस इज नोन एज सेकेंड जनरेशन वैक्सीन। जो एडवर्ड जेनर ने बनाई थी, उसमें क्या किया, पस्ट्यूल्स लिए जिसमें काउपॉक्स का वायरस था, वो बॉडी में इंजेक्ट कर दिया तो स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनी। हमने व्हाइट बोर्ड पे डिस्कस किया था, आपको याद होगा। तो वो फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन थी, ये सेकेंड जनरेशन वैक्सीन है।
पैसिव इम्यूनाइजेशन, it is direct injection of the preformed antibody, Vanimrai antibody, antitoxin, when quick immune response is required. अब इस बच्चे को आप मान के चलो चोट लगी, अब हो सकता है उस कट के थ्रू जो टेटनस का स्पोर है इसकी बॉडी में एंटर कर गया हो। अब हम क्या करेंगे, इसे एंटी टेटनस सीरम दे देंगे। अब जो एंटी टेटनस सीरम है उसमें रेडीमेड प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज पड़ी हैं जो इस बच्चे को उस पैथोजन से बचा लेंगी, ठीक है। पर ये इम्यूनिटी ऐसे है, 4 दिन के बाद इस बच्चे को दोबारा चोट लग गई, तो ये पता लग गया चोट खाऊ बच्चा है ये, ठीक है। तो अब दोबारा चोट लग गई, तो अब आप ये तो नहीं बोल सकते 4 दिन पहले से एंटीबॉडीज दी थी। एंटीबॉडीज की तो लाइफ ही बड़ी कम होती है, एक दिन में एंटीबॉडीज खत्म हो जाती हैं। तो इस केस में इसे फिर देना पड़ेगा एटीएस, दोबारा चोट खा के आया ये 4 दिन के बाद, 4 दिन के बाद दोबारा चोट खा के आया, तो इसे दोबारा क्या देना पड़ेगा, एंटी टेटनस सीरम। बट अब हमें समझ आ चुकी है डॉक्टर को, यार ये चोट बहुत खाता है। अब डॉक्टर कहेगा जी अब जब इसके चोट ना लगी हो तब लेके आना, इसे टीटी लगा देंगे। उसके बाद फिर इसका इम्यून सिस्टम अपने आप ही पैथोजन से फाइट कर लेगा। बात समझ आई? हाँ, 6 महीने इसकी मेमोरी है जो 6 महीने की है, मतलब 5-6 महीने के बाद आपको इंजेक्शन दोबारा लगवाना पड़ेगा टीटी का। एलर्जी, लोगों को अलग अलग चीजों से एलर्जी होती है। जैसे कुछ लोग किताबें खोलते हैं, उनके नाक से पानी आना शुरू हो जाता है, उनकी आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो उन्हें किताबों से एलर्जी है, दीज आर द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी, ठीक है। तो इस केस में एलर्जी किसी इंसान को किसी चीज से भी हो सकती है और किसी स्टेज पे भी हो सकती है, और एलर्जी का कोई क्योर नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे एलर्जी ठीक की जाती है, दीवारों पे लिखा होता है, ठीक है। कोई एलर्जी ठीक नहीं होती। हाँ, एलर्जी का आप टेम्परेरी ट्रीटमेंट कर सकते हो। कोई आदमी आ गया आपके पास जिसे एलर्जी है, उस एलर्जी के आप जो इफेक्ट्स हैं उस टाइम खत्म कर दोगे, बट आप एलर्जी नहीं खत्म कर सकते, ठीक है। तो एलर्जी है क्या, हाइपर सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ आवर बॉडी टू एनी फॉरेन सब्सटेंस। एक हवा में पोलन ग्रेन है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, तो गया तो सबके लंग्स में, लेकिन एक इंसान ने उसके अगेंस्ट बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर दिया। वो रिस्पॉन्स कैसे प्रोड्यूस हुआ, ये एंटीजन है, मैंने आपको करवाया था। ये एंटीजन चला गया पोलन ग्रेन हमारे लंग्स में, हमारे लंग्स में इसके अगेंस्ट प्रोड्यूस कर दी इम्यूनोग्लोबिन ई, ये जाके बाइंड करके मास्ट सेल्स के साथ जो हमारे लंग्स के कनेक्टिव टिश्यू में पड़े हैं, इसने रिलीज कर दी हिस्टामिन। जो ये हिस्टामिन हैं, इन्होंने हमारे लंग्स को कॉन्ट्रैक्ट करवा दिया, ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्टर, और हमारी ब्लड वेसल्स को डायलेट करवा दिया, जिसके हमारे कारण जो ब्लड प्रेशर है वो फॉल कर गया, ठीक है। अब ये कंडीशन होती है एलर्जी, दिस इज द कंडीशन ऑफ एलर्जी। तो मैं बोल रहा हूँ हाइपर सेंसिटिविटी, हमारी बॉडी का बहुत एग्जरेटेड, बहुत बढ़ा चढ़ा के रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना किसी पैथोजन के या एंटीजन के अगेंस्ट, इट इज द एग्जैगरेटेड, बढ़ा चढ़ा के एग्जैगरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ अवर इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजन प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट, ठीक है। कुछ लोगों को इंडिया में एलर्जी होती है, वो हर एक पर्टिकुलर सीजन को बीमार होते हैं, उन्हें एस्थमेटिक अटैक होता है, बट जब जो कंट्री बदल लेते हैं वो एस्थमेटिक अटैक होना बंद हो जाता है। तो शायद वो वाला एलर्जन उनकी हवा में नहीं है। एलर्जन, सब्सटेंसेस कॉजिंग इम्यून रिस्पॉन्स, एग्जांपल माइट्स इन द डस्ट, ठीक है। जो डस्ट है उसमें जो माइट्स पड़ी हैं, टिक्स एंड माइट्स, कुत्तों के माइट्स पड़ जाती है ना, पोलन, एनिमल डेंडर फॉर एटसेट्रा, ये देखो ये डस्ट माइट्स, ये पोलन ग्रेन्स हैं, इनके कारण हे फीवर होता है। ये फंगस स्पोर्स हैं, मोल्ड। पेट डेंडर का मतलब समझे, एनसीईआरटी में ये वर्ड मेंशन्ड है, डेंडर। जब कुत्ते अपनी स्किन को झाड़ते हैं ना, तो देखना ऐसे खाज करते हैं वो, तो उस केस में जो उनकी स्किन है, डेड स्किन,
वो उतर उतर के हवा में आ जाती है, उसे डेंडर बोलते हैं, दैट इज नोन एज डेंडर। और कुछ लोगों को कुत्तों की फर से भी एलर्जी होती है। डेंडर तो मतलब समझ गए, उसके जो स्किन सेल्स हैं जब वो उतार रहा है वो, और साथ में फर। ये कुछ एलर्जन के नाम। अब ये देखो, इसे स्किन एलर्जी हो गई है, इस स्किन एलर्जी को हम एक्जिमा बोलते हैं, स्किन एलर्जी नोन एज एक्जिमा। और ये लड़की देखो, आपको नजर आ रहा है, ये छींके मारने लगी हुई है ये, ठीक है, तो इसे हे फीवर हो रहा है, पोलन एलर्जी होगी ना। अब बेसिकली क्या है, लंग्स कंस्ट्रिक्ट हो रहे हैं, जिसमें मेनली एक्सपिरेशन में प्रॉब्लम आएगी। अब ऐसे आदमी को हम क्या दे देंगे, ब्रोंकियोडाइलेटर, ऐसी दवाइयां देंगे जिनसे उनके लंग्स क्या हो जाएंगे, डायलेट हो जाएंगे, ताकि उनकी ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाए। द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू एलर्जेंस आर इम्यूनोग्लोबिन ई। सिम्टम्स ऑफ एलर्जी आर, छींकें लग जाती हैं लोगों को, स्नीजिंग, वाटरी आईज, रनिंग नोज, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। अब बड़े ध्यान से देखो, कोल्ड में भी तो यही होता है, बस कोल्ड में वाटरी आईज नहीं होती। मैंने आपको कहा था ना, सिम्टम्स ओवरलैपिंग होते हैं। अब डॉक्टर फिर भी पकड़, क्योंकि डॉक्टर बनता ही वही है जो इन चीजों को पकड़ सकता है, विच कैन डिस्क्रिमिनेट, जिसे छोटी छोटी चीजों में डिफरेंस क्रिएट कर लेता है, जो वही डॉक्टर बनता है। तो उस केस में आप नोटिस करोगे, यहाँ पे वाटरी आईज आ गई, तो ये एलर्जी है। अगर यहाँ पे स्नीजिंग होती, रनिंग नोज हो जाता, या नोज ब्लॉक हो जाता, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होती है, कॉमन कोल्ड के सिम्टम भी हो सकते थे। लेकिन ये वाटरी आईज ने इसे बदल के क्या, किसके सिम्टम्स बना दिए, एलर्जी। समझ आ रही है बात। अब एलर्जी हुई क्यों, पहले तो जब एलर्जन हमारी बॉडी में आया तो इम्यूनोग्लोबिन ई प्रोड्यूस हुई। इम्यूनोग्लोबिन ई किसके साथ बाइंड हुई, मास्ट सेल्स के साथ। मास्ट सेल्स ने क्या प्रोड्यूस की, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, लंग्स कंस्ट्रिक्ट हो गए, ब्लड वेसल्स डायलेट होगी। टू डिटरमिन द कॉज ऑफ एलर्जी, पेशेंट इज एक्सपोज्ड और इंजेक्टेड विद वेरी स्मॉल डोजेज ऑफ पॉसिबल एलर्जन एंड रिएक्शन स्टडी। अब आप देखना, कहीं लैब्स के बाहर लिखा होगा, यहाँ पे एलर्जी टेस्ट किया जाता है। एलर्जी टेस्ट में वो क्या करते हैं, जैसे वो देखते हैं सितंबर में एलर्जी हो रही है, क्या करते हैं, जैसे वो देखते हैं सितंबर में एलर्जी हो रही है, तो सितंबर में कौन कौन से पोलन ग्रेन्स हवा में है, तो वो पोलन ग्रेन्स थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में उसकी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। तो देखते हैं कौन से पोलन ग्रेन के अगेंस्ट इसकी बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रही है, वो वाले सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रही है एलर्जी वाले, तो पता लग जाता है हमें उस चीज से एलर्जी है। फायदा, अब वो उस पर्टिकुलर चीज से, जिससे उसे एलर्जी है, उससे बचना शुरू हो जाएगा। जैसे मुझे एग एलर्जी है, तो मैं एग वाली कोई चीज खाता ही नहीं, पेस्ट्री होगी, केक हो गया, कोई भी चीज होगी एग वाली, ठीक है, मुझे पता है प्रॉब्लम होगी मुझे। कुछ लोगों को वीट से भी एलर्जी होती है ना। वीट में कौन सी प्रोटीन होती है, ग्लूटीलीन। ग्लूटीलीन प्रोटीन है जो, उससे एलर्जी होती है लोगों को जिन्हें वीट से एलर्जी है। इसका मतलब जो ग्लूटीलीन फ्री वीट है वो खाएंगे तो ठीक रहेंगे। ड्रग्स लाइक एंटी हिस्टामिन, अब एक आदमी को एलर्जी हो गई है तो क्या देना पड़ेगा, जो हिस्टामिन को रोके। एंटी हिस्टामिन में आपने देखा होगा, हमें एलर्जी होती है, सेट्रिजन नहीं दे देते घर वाले, डॉक्टर सेट्रिजन दे देते हैं, एविल दे देते हैं, क्रिस्टल दे देते हैं, ये एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स। एड्रीनेलिन, ये आपको पता है इमरजेंसी हार्मोन है, ठीक है। जब बेसिकली कंडीशन बहुत वर्स्ट हो गई है तो एड्रीनेलिन भी देना पड़ता है, स्टीरॉइड्स भी देने पड़ते हैं। ये क्विकली रिकवर कर देते हैं सिम्टम्स। एलर्जी खत्म नहीं करेंगे, ये एलर्जी तो वहीं खड़ी है, बट उसके जो एलर्जी के सिम्टम्स आए हैं उन्हें सबसाइड करवा देंगे। मॉडर्न डे लाइफस्टाइल रिजल्ट लोअरिंग ऑफ इम्यूनिटी एंड मोर सेंसिटिविटी टू एलर्जी। दिल्ली जैसी सिटीज में जो लोग रह रहे हैं वो बुरा हाल है उनका, ठीक है। डस्ट ही डस्ट है वहां पे, पोल्यूशन ही पोल्यूशन है, इम्यूनिटी का हाल है उनका, ठीक है। अब जब लोगों को कोरोना स्टार्टिंग में कोविड फैला है तो लोगों को लगा भी यार हम कहाँ रह रहे हैं, तो
काफी लोग ऐसे हैं जो दिल्ली छोड़ के दूसरी जगहों पे सेटल हुए, पर पहले उन्हें कभी मौका ही नहीं मिला इस चीज को सोचने का कि नाउ दिल्ली इज नॉट लिवेबल प्लेस। यहाँ बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो चुका है। अब वो बहुत ब्यूटीफुल सिटीज हैं जो, ठीक है, इंडिया की, वहां पे शिफ्ट हो गए हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ तो बेटर होगी ना। आप यहाँ पे इंडेफिनिट टाइम के लिए थोड़ी आए हो। आपने जीना कितने हैं, 70 साल, 80 साल, और 70-80 साल में आप कूड़े में थोड़ी रहोगे। एस्थमा, रेस्पिरेटरी डिजीज ड्यू टू एलर्जी इज